नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग नाउन बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ चुके हैं और इसके पहले 2 सेट का भी प्रैक्टिस किए हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ थर्ड सेट का हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। एक सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पुटअप इसमें किए गए हैं। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस इसमें पुटअप किए गए हैं और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन इसमें पुटअप किए गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत क्या बोलते हैं पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो वीडियोस को, समझ रहे हैं। अगर लिटरेचर से संबंधित कोई वीडियो आप चाहते हैं, जैसे अगर किसी भी एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद से चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी आता है, यूपी में पीजीटी आता है, उससे संबंधित अगर इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल है मेरा ही, उदय लिटरेचर करके, उसको आप क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करो, उसमें सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। देखो, नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें कुछ मिक्सअप क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आज सेट नंबर 3 हम लोग करेंगे। 2 सेट इसके पहले कर चुके हैं। एक सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, समझ रहे हैं। तो 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव, चाहे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, कहीं भी अंग्रेजी पूछता है तो इससे बाहर या बाउंस कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ फ्रेंड ऑफ माई केम टू मी, सॉरी, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी, मेरी पत्नी का एक दोस्त मेरे पास आया यस्टरडे, कल आया, एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, और मुझसे कुछ पैसा मांगा, ठीक है। इसमें देखो कौन सा सेक्शन आपको एरर दिख रहा है, ए बी सी। अगर नहीं दिख रहा है तो डी आपका हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो इसमें कौन सा दिख रहा है। हम लोग नाउन यहाँ पे पढ़े हैं, उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी आपको इसमें एरर दिखेंगे नाउन से ही रिलेटेड एरर देखेंगे। देखो कहा जा रहा है अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। अगर मान लीजिए कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हो, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हो, ए लिखा हो, नाउन लिखा हो, फिर ऑफ लिखा हो, फिर इसके बाद से एक और नाउन लिखा हो, और अगर यह नाउन जो दिया हुआ है बाद में ऑफ के बाद से ना, अगर यह निश्चित व्यक्ति हो तो इस नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ए फिर नाउन हो गया, उसके बाद से ऑफ हो गया, फिर माई वाइफ नाउन हो गया, समझ रहे हैं। ये निश्चित क्या बोलते हैं व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स। भाई एक मित्र की बात कर रहे हैं तो कई मित्रों में से एक मित्र की बात करेंगे ना। तो अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ए नंबर सेक्शन में फॉल्ट था, यहाँ पे वाइफ पे एपोस्ट्रॉफी यस रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डबियस पॉलिसी। इसमें देखिए कौन सा सेक्शन गलत है, ए बी सी डी। अगर कोई नहीं होगा तो नो एरर हो जाएगा, समझ रहे। ध्यान से देखिए यहां पे जो गवर्नमेंट लिखा है ना, गवर्नमेंट्स लिखा है और फिर डबियस लिखा है, दोनों के दोनों नाउन है। तो यहाँ गवर्नमेंट्स इस प्रकार से नहीं लिखेगा, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो लिखा है गलत लिखा है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स लिखेगा, सॉरी क्या बोलते हैं कि डबियस पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसी को इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स डबियस पॉलिसी, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यस लगेगा। सरकार के संदेहपूर्ण जो नीति है उसकी बात कहा जा रहा है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट्स होगा, इसको एपोस्ट्रॉफी यस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि he suggested to me that I should go to the nursery to bring some beautiful summer's flowers। देखिए इसमें कौन सा आपको एरर लग रहा है। देखो जितने भी सीजन के नाम होते हैं ना, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, समझ रहे हैं, इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं करते हैं, समझ रहे बात को। तो समर फ्लावर्स होगा, समर्स फ्लावर नहीं होगा। क्या सीजन के नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी उसने लगाते हैं, जैसे समर, विंटर, समझ रहे बात को। आपका ऑटम सीजन होता है, इन सब के साथ हम लोग सामान्य अर्थ में एपोस्ट्रॉफी का नहीं प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इनका पर्सोनिफाई किया जाता है ना, पर्सोनिफाई का मतलब जब मानवीकरण ऐसे बिहेव किया जाता है कि एक कोई ना कोई क्या बोलते हैं सजीव हैं, तब क्या बोलते हैं इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी यस का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। जैसे समर्स अराइवल या डिपार्चर। समर मतलब ग्रीष्म ऋतु का आगमन या
मतलब डिपार्चर का मतलब जाना। तो यहाँ पे एक सजीव के जैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। ध्यान रखिए कि हम लोग सीजन के नाम के साथ सामान्य अर्थ में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, लेकिन जब पर्सनिफाई किया जाता है इनके साथ लगाते हैं। तो यहाँ सेक्शन नंबर डी में गलत था, ठीक है, यहाँ पर्सनिफाई नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का रहा है कि ही केम टू हिज विट्स एंड व्हेन आई फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट हिज वाइफ। इसमें देखिए कौन सा आपको गलत दिख रहा है, कोई नहीं होगा तो नो एरर इसमें शो हो जाएगा। देखिए कौन सा पार्ट इसमें दिख रहा है आपको गलत। ही केम टू हिज विट्स एंड एक ईडियम ही है, समझ रहे। विट्स एंड जो होता है आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखो एपोस्ट्रोफी लगा के विट्स एंड, या इसी बात को आप ऐसे लिखो विट्स एंड। दो तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे ना तो एपोस्ट्रोफी लगाया है ना तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के सही कर दो। विट्स एंड होगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगेगा। या तो आप इस प्रकार से लिखो, नहीं तो इस प्रकार से लिखो, तब जाके यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे इस प्रकार से विट्स एंड ईडियम है, ऐसे ही लिखा जाता है। इस पे एपोस्ट्रोफी नहीं तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखेंगे। अगर एस लगाएंगे तो एपोस्ट्रोफी क्यों लगाएंगे, एस लगाए टी के बाद एस नहीं लगाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि व्हेन जया एंड श्यामा केम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना होता है। व्हेन जया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति, जब जया और श्यामा ज्योति से अचानक मिले तो दे caught one another hands and talked for a while। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और कुछ समय के लिए बात किए। इसमें देखो कहां पे एरर आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेक्शन नंबर सी है इसमें गलत है, समझ रहे हैं। इच अदर और वन अनदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ वन अनदर्स हो जाएगा। समझ रहे बात को, वन अनदर नहीं होगा कि दे काट वन अनदर्स हैंड्स, समझ रहे। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, देख रहे कितना आसान है इनको करना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। कि जो फॉर्मर मतलब पूर्व होता है, पूर्व का, फॉर्मर पीएम मतलब जिसका कार्यकाल खत्म हो गया, जैसे मनमोहन सिंह फॉर्मर पीएम है, FORMER होता है। तो कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जो विजिट था, यात्रा था, जापान का यात्रा, उसने क्या किया कि रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया भारत और जापान में। इसमें डूडो कहाँ पे गलत दिख रहा है। देखो द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोग कंट्री के नाम के सामने साथ लगा सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अनावश्यक एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो रहा है। तो द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर नरसिम्हा राव विजिट। अब यहाँ पे एस एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे नाउन आ रहा है। राव विजिट नरसिम्हा राव की यात्रा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं रहेगा, बी वाले में एरर है, ए वाले में एरर है। 7वां क्वेश्चन देखिए, इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी डेट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। इसमें देखो कौन सा एरर है। इट वॉज पास्ट ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब शान होता है। इंडियाज पास्ट ग्लोरी, भारत के क्या बोलते हैं कि भूतकाल का ग्लोरी था क्या, कि उसने बहुत सारे आक्रमणकारियों को, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमणकारी है, आक्रमणकारियों को अपने तरफ क्या बोलते हैं आकर्षित किया। इसमें क्या गलत दिख रहा है। कंट्री के नाम के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, अधिकार दिखाने की बात कर रहा है, सही है, ठीक है। बाकी कहीं गलत दिख ही नहीं रहा है। ये सेंटेंस ही एरर नहीं है, इसमें नो एरर हो जाएगा, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल, प्रत्येक व्यक्ति को केयरफुल होना चाहिए टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स एंड देयर बाय टू शो हिज अटैचमेंट टू इट। देखो इसमें कौन सा गलत है। देखो सोसाइटीज जो डिमांड्स है ना, हम लोग सोसाइटीज डिमांड्स आराम से लिख सकते हैं, ये सही है, गलत नहीं है। सोसाइटीज डिमांड लिखा जा सकता है, समझ रहे बात को। तो इस वाले भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। ये सही है, गलत नहीं है। सोसाइटीज डिमांड मतलब इस पे एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है कि एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस।
इसमें देखो कौन सा एरर है, देखो एवरीबॉडी पे हम लोग लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगा ही सकते हैं, मैंने आपको बताया है। फिर नोबॉडी पे हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा ही सकते हैं, तो दोनों सही है, तो इसमें कुछ गलत है ये नहीं है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विथ वन ऑफ माय मेजर प्रॉब्लम्स। इसमें देखो कौन सा एरर पार्ट आपको दिख रहा है, देखो आई पोस्टपोन हिम गोइंग। अब गोइंग यहाँ पे जिरंड के रूप में काम कर रहा है, और जिरंड क्या होता है, नाउन होता है। अभी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसी पे आने वाला है। ठीक है, क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म होता है ना, क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म होता है, ये 3 रूप में काम करता है। एक वर्ब के रूप में काम करता है, एक जिरंड अर्थात नाउन के रूप में काम करता है, एक पार्टिसिपल अर्थात एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। समझ रहे बात को, 3 रूप में काम करता है। अभी आगे मैं एक क्वेश्चन आ रहा है बताऊंगा। तो जिरंड के पहले हम लोग हमेशा पॉजेसिव केस लगाते हैं, तो ही का पॉजेसिव केस हिम नहीं होता है, क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। आई पोस्टपोन हिज गोइंग, समझ रहे बात को, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिम नहीं होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ही टोल्ड हर दैट he had ever seen her with his mind's eye। देखो इसमें कौन सा आपका सेक्शन गलत लग रहा है, ABCD कोई गलत लग रहा है क्या, नहीं होगा तो नो एरर हो जाएगा। he told her that he had ever seen her with his mind's eye। मैं यहाँ पे नाउन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड ही एरर यहाँ पूछेगा, और तो कहीं दिख नहीं रहा है इस वाले क्वेश्चन में। उससे क्या यहाँ पे माइंड्स आई लिखा जा सकता है क्या, तो हाँ माइंड्स आई बिल्कुल लिखा जा सकता है। समझ रहे बात को, माइंड्स आई लिखा जाता है। कुछ क्या बोलते हैं कि जो नाउन्स होते हैं जिसपे हम लोग नॉन लिविंग ही होते हैं, अपवाद के रूप में लगाते हैं, माइंड्स आई आराम से लिखा जाता है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11th में कोई एरर नहीं है, तो इसमें नो एरर हो जाएगा, माइंड्स आई लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत शानदार कंसेप्ट छुपा हुआ है। आप देखो कौन सा इसमें से पार्ट गलत है। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, एट द गेट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के गेट पर, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर, मैंने पाया कि वो डोर को लॉक कर रहा था। देखो इसमें पार्ट नंबर सी में एरर है, यहां पे हिज नहीं होना चाहिए, हिम होना चाहिए। समझ रहे हैं, हिम क्यों होना चाहिए, जैसे आप कह सकते हो कि सर आपने बताया कि इसके बाद से जिरंड आता है तो हिज लिखते हैं, तो बिल्कुल जिरंड आता है तो ही लिखते हैं। देखो कोई क्रिया होता है जिसका आईएनजी फॉर्म होता है ना, वो एक जिरंड का भी काम करता है और पार्टिसिपल का भी काम करता है, पार्टिसिपल का भी काम करता है। और जो पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे जो लॉकिंग अप है एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अर्थात पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल अर्थात एडजेक्टिव के पहले हम लोग पॉजेसिव केस नहीं लिखते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। समझ रहे हैं, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। क्या समझ रहे हो कि अगर कोई जिरंड आता है तो उसके पहले पॉजेसिव केस लिखते हैं। अगर कोई पार्टिसिपल आता है अर्थात एडजेक्टिव, तो उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। पहचानो कैसे, जैसे आई फाउंड हिम लॉकिंग, जैसे क्या बोलते हैं कि जब लॉकिंग क्या बोलते हैं कि जब जिरंड का काम करता है तो यहाँ पे ना का अर्थ आता है। समझ रहे हैं, जैसे वॉकिंग इज नेसेसरी, टहलना आवश्यक है या यूजफुल। समझ रहे हैं, तो वहां वॉकिंग एक जिरंड का काम कर रहा है अर्थात नाउन का काम कर रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं कि जब ये पार्टिसिपल का काम करेगा तो इसके अंत में ता ते ती है ऐसे करके आएगा। आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर, मैंने उसे दरवाजा बंद करते हुए क्या बोलते हैं, पाया। तो जब भी क्या बोलते हैं कि पार्टिसिपल अर्थात एडजेक्टिव आता है, अर्थात पार्टिसिपल या एडजेक्टिव के रूप में कोई क्रिया कार्य करती है, तो इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है और जिरंड अर्थात नाउन के रूप में काम करेगा, तो वहां पे पॉजेसिव केस लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, भारत और पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है, क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग एज। स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आने वाले समय में दोनों बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करेंगे। देखो इंडिया और चाइना अलग अलग देश हैं, तो दोनों के अलग अलग क्या बोलते हैं कि
कंडीशन होगा, तो यहाँ पे इंडिया पे भी एपोस्ट्रॉफी एस की आवश्यकता है। इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, जब नाउन अलग अलग होते हैं तो दोनों पे सेपरेट एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ इंडियाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है कि कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। देखो इसमें कौन सा पार्ट सीरियल आपको दिख रहा है। देखो हम लोग पब्लिक्स, एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पिछले सेट में मैंने कराया था। पब्लिक्स डिमांड्स नहीं लिखते हैं हम लोग, पब्लिक्स नहीं लिखते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, पब्लिक डिमांड्स होगा। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस की कोई जरूरत नहीं है, गलत है, ठीक है। पब्लिक पे यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, पब्लिक डिमांड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है कि हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर, मेड सर्वेंट का मतलब नौकरानी होता है, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट हो जाता है। His maid servant behavior is undoubtedly indecent, but I don't understand how he tolerates it. इसमें देखो कौन सा आपको गलत पार्ट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं तो नो एरर हो जाएगा। His maid servant behavior, देखो सर्वेंट भी नाउन है और बिहेवियर भी नाउन है, तो यहाँ पे सर्वेंट पे एपोस्ट्रॉफी एस की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा? हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, उसके नौकरानी का बर्ताव, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। ए वाले पार्ट में आपका एरर था, ठीक है। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होगे क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार ढंग से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीजें आपको सेपरेट बता रहा हूँ, ठीक है। 15 क्वेश्चन आज के सेट में हो चुके हैं, चलिए आगे और 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको करते हैं, ठीक है। कुछ अगर नोट आपको करना होगा तो नोट भी करते रहिएगा, नहीं तो ये समझिए एक तरह के एक्सरसाइज हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट ऑट टू बी। बिल्डिंग का जो डेकोरेशन हुआ है ना, मतलब जो सजाया गया है, वैसा नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, उतना प्रभावशाली नहीं है। इसमें देखो कौन सा आपका ऑप्शंस गलत लग रहा है, अगर नहीं गलत लगेगा तो नो एरर हो जाएगा। द बिल्डिंग्स डेकोरेशन, यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा भी दिया, द बिल्डिंग्स डेकोरेशन, समझ रहे हैं। तो आपको पता है कि नॉन लिविंग जो होता है, नाउन होता है, उस पे एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, समझ गए बात को। तो यहाँ आपका सेक्शन ए में गलत है, इसको सही बनाएंगे तो क्या होगा? द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग, the decoration of the building is not as much impressive as it ought to be। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम, दिल्ली का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, इज सर्टेनली एज गुड एज इज एक्सेप्टेड इन अ कैपिटल टाउन। वैसे ही निश्चित रूप से सही है जैसे एक कैपिटल टाउन में होना चाहिए इसको। इसमें देखिए कौन सा आपको पार्ट इधर रख रहा है, देखो कंट्री या प्लेस के नाम के साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हो, ये तो सही है। तो दिल्लीज वाटर सप्लाई, ये तो सही है यहाँ पे, ठीक है। और कहीं इधर दिख नहीं रहा है तो आपका नो इधर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इट्स पोएट्री इज करेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल विच इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पेन ऑफ हिज लाइफ। W.B. येट्स एक बहुत ही शानदार, बहुत ही महान पोएट है, राइटर है, आप राइटर बोल सकते हैं, राइटर है, ठीक है ना, बहुत ही महान। W.B. येट्स नाम ही है इनका, W.B. येट्स, ठीक है। तो क्या इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं क्या, क्योंकि लास्ट में एस आया है, तो हाँ बिल्कुल इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन नो एरर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो किसके, किट्स, एक जॉन किट्स एक महान पोएट है, फिर चार्ल्स डिकन्स हैं, इनके सबके नाम में लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आराम से करते हैं। ये सब के सब क्या है, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, समझ रहे बात को। आपका W.B. येट्स हो जाएगा, किट्स हो जाएगा, डिकन्स हो जाएगा, इनके साथ होता है। आप ये अपवाद में ही लिखो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा लिखा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रूटस रोल इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक विलियम शेक्सपियर का बहुत ही शानदार नाटक है, उसमें ब्रूटस एक करेक्टर है। तो ब्रूटस का जो रोल है इन जूलियस सीजर इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट एज फार एज द एक्शन ऑफ द प्ले इज कंसर्न्ड। इसमें देखो कौन सा पार्ट आपको एरर लग रहा है, देखो यहाँ पे ब्रूटस है, लास्ट में एस आया है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाया है। क्या एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं।
तो जी नहीं, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, केवल यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। ब्रूटस हो गया, चाहे बंस हो गया, इसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। एपोस्ट्रॉफी यस अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें भी आपका नो एरर होगा। समझ रहे बात को? एक बात समझ लो, किड्स हो गया, सॉरी इट्स हो गया, किस हो गया, डिकेंस हो गया, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लग सकता है, लगता है, ये सही है। लेकिन आपका ब्रूटस हो गया, बंस हो गया, इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं। समझ गए? अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल। अंधे लोगों की जो जीवन होती है वो वास्तव रूप में बड़ी कठिनाइयों से भरी होती है। बिकॉज दे कांट सी, क्योंकि वे लोग देख नहीं सकते हैं व्हाट हैपेंस अराउंड देम, उन लोगों के आसपास क्या घटित होता है। देखो इसमें क्या, ये यहाँ पे देखो ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल दो लगा के इसको नाउन बनाते हैं। समझ रहे हैं? और एक ऐसा नाउन होता है प्लूरल नाउन बनने का काम करता है। तो जब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दो लगा के नाउन बनाते हैं तो उनपे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं। समझ गए बात को? इसी को हम लोग किस मार्फत बनाते हैं, आप से हम लोग अधिकार दिखाने का काम करते हैं हम लोग एडजेक्टिव पे। तो द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड हम लोग आप से यहाँ पे अधिकार दिखाएंगे, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड हो जाएगा। चाहे द रिच होता है, द लाइफ ऑफ द रिच हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसको साइंटिस्ट का नाम भी नहीं पता है। हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पावर, कि किसने जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है नियम है उसका खोज किया। इसमें देखो कौन सा पार्ट आपका गलत है। ही डिड नॉट नो सही है, इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हु डिस्कवर्ड द लॉज हो गया भाई, 3 नियम दिए है ना न्यूटन्स का, 3 नियम है। ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल, देखो अर्थ भी नाउन है और ग्रेविटेशनल भी नाउन है। समझ गया बात को? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये आपका नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि देखो अर्थ, यहाँ पे अर्थ नहीं होगा, अर्थ ग्रेविटेशनल पावर होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है, ताकत है, बल है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे जो अर्थ है इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, अर्थ हो जाएगा। समझ रहे बात को? अर्थ ग्रेविटेशनल पावर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिस ब्लेड्स इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स, सेट द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि इस ब्लेड का क्या बोलते हैं कि जो एज है ना वो क्या बोलते हैं, दूसरे ब्लेड से क्या है, शार्पर है, मतलब बहुत तेज है। देखो ये आपके स्पेस बताने वाले नाउन है, स्पेस बताने वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बहुत ही शानदार ढंग से और भी नाउन्स आपको बताए हैं। अगर इसको डीपली जानना है तो नाउन से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाए हैं सब आप देख लो। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर नहीं है, इसमें नो एरर हो जाएगा। समझ रहे? 23 नंबर का रहा क्वेश्चन कि मेनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, ज्यादातर क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया है आर सो डिफिकल्ट दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स में फेल, बहुत ही कठिन है कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, देखो मेनी के बाद से मेनी ऑफ आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं रहेगा, हट जाएगा, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस, भारत के राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, संवैधानिक जो शक्ति है, इज लिमिटलेस, लिमिटलेस है, बट इट इज द पीएम हु इज इंडीड पावरफुल, वास्तव में जो पीएम होता है पावरफुल होता है। देखो इसमें कौन सा पार्ट आपको गलत दिख रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कह रहा है तो यहाँ पे इंडिया नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंडियाज, भारत के संवैधानिक शक्ति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा तब जाके सही होगा। आज की लास्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन, मेनी अ मैन्स लाइफ इन द डेंजर, सॉरी मेनी अ मैन्स लाइफ इज इन डेंजर इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफगार्ड अस। इसमें आप बताओ, देखो कौन सा आपको गलत दिख रहा है, कौन सा आपको पार्ट गलत है, देख के बताओ। डूडो देखो मेनी अ मैन होता है, ये सही है,
और यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी आराम से लगा सकते हैं, गलत नहीं है। मैनी अ मैन्स लाइफ, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाया जा सकता है, इट्स नॉट इनकरेक्ट, समझ रहे हैं। तो मैनी अ मैन्स लाइफ इज इन डेंजर इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफगार्ड अस, इसमें नो एरर हो जाएगा, समझ रहे बात को। आई थिंक आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, समझ रहे हैं, बहुत एंजॉय किए होंगे। ऐसे ही आपको सेशन और मिलेंगे, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई तकलीफ हो रहा है, कुछ तकलीफ इन द सेंस कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और आप नाउन से रिलेटेड आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान करूं, ठीक है। ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।